नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे म्यूचुअल फ़ंड के पार्ट 2 में। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बनी है। पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फ़ंड का बेसिक फाउंडेशन बिल्ड किया, वो क्या है, कैसे काम करते हैं, किस तरह के होते हैं। अब पार्ट 2 में हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। अब सवाल है, आखिर ये म्यूचुअल फ़ंड से रियल पैसा कैसे बनता है, कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, क्या एनएवी बढ़ने का मतलब प्रॉफिट होता है, रेगुलर और डायरेक्ट कौन सा प्लान आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपेंस रेशियो और कमीशन आपके रिटर्न्स को कितना साइलेंटली ख़त्म कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में क्या डिफरेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव फंड्स क्या होते हैं। आज हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव या पैसिव फंड 95% लोग गलत चूज़ करते हैं, तो आप मत करना, प्लीज़ लिसन केयरफुली। एक्टिव फंड्स में एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है। इसका मतलब वो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा सेल करना है, कब बाय करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। बेसिकली फुल कंट्रोल जो होता है वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। ये फंड मैनेजर एक टारगेट रखता है मार्केट को बीट करने का। यानी अगर निफ्टी 50 ने इस साल 10% रिटर्न दिया है तो एक्टिव फंड का टारगेट होता है कि उसको 10 से ज़्यादा 11, 12, 13% रिटर्न दे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट यहीं पर एक कैच है। एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है पैसिव फंड से, क्योंकि फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च टीम, एनालिस्ट, बाई सेलिंग कॉस्ट, ये सब एक्सपेंस रेशियो से ही कवर होता है। और दूसरा डाउनसाइड इसमें एक्टिव फंड्स में क्या है कि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि डिसीजन एक इंसान ले रहा है और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी करेक्ट डिसीजन मिल जाए तो अच्छा रिटर्न मिल जाता है और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब आते हैं पैसिव फंड्स पर। पैसिव फंड्स क्या होते हैं? ये सिंपली एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50। मगर अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनी है तो पैसिव फंड्स भी एग्जैक्टली वही 50 कंपनीज को होल्ड करेगा, उसी प्रोपोर्शन में। ना कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग, ना कोई हैवी रिसर्च, ना कोई फंड मैनेजर की टाइमिंग। इसलिए पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। जब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो पैसिव फंड्स का एक ही गोल होता है, मार्केट के जो रिटर्न्स हैं उसको रेप्लिकेट करना। इसका मोटो मार्केट फंड्स को बीट करना नहीं होता है। अगर निफ्टी 50 ने 12% दिया तो पैसिव फंड्स का भी मोटो होता है लगभग 12% रिटर्न देना। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है? अगर आप थोड़ा सा रिस्क चाहते हो, आप मार्केट को बीट करना चाहते हो, तो आप एक्टिव फंड्स की ओर जा सकते हो। तो अब इसके फ़ायदे नुकसान को समझ लेते हैं। एक्टिव फंड जो है वो मार्केट को बीट कर सकते हैं और इनएफिशिएंट मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहीं अगर पैसिव फंड्स की बात करो तो पैसिव फंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं एक्सपेंस रेशियो ओमिट करने की वजह से, क्योंकि इसकी कॉस्ट लो होती है। इसमें कोई फंड मैनेजर का बायस नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ फर्म्स हैं जो प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक डेकेड के लिए वो अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो ये एक डीमेरिट है एक्टिव फंड्स का। बट पैसिव फंड्स में क्या है कि अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो उसको रेप्लिकेट करेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एक्टिव फंड्स की जो फीस होती है वो रिलेटिवली पैसिव फंड्स से ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इंडिया में पैसिव फंड्स का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट ही हाई रिटर्न्स को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स का आई होप आपका कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स। अब कभी आपने देखा होगा कि एक ही फंड के दो प्लान्स हमको दिख रहे होते हैं, या तो डायरेक्ट या तो रेगुलर। अब इनके बीच का क्या डिफरेंस है वो चलिए समझते हैं। अब ये जो डिसीजन है वो डिसीजन है जो लिटरली लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स में लाखों का फ़र्क डाल सकता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डायरेक्ट प्लान क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड सीधा एएमसी से करते हो, बीच में कोई भी एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। और रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स और ब्रोकर्स के थ्रू फंड को बाय करते हो। वो प्लेटफॉर्म कमीशन चार्ज करता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रिटर्न्स ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में कम हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको समझिए। सपोज़ आपने 15 साल के लिए 10,000 की SIP करते हो और म्यूचुअल फंड का ग्रॉस रिटर्न सपोज़ 12% होता है, तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो सपोज़ 1% मान लेते हैं, तो आपका नेट रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट प्लान में 11%।
और रेगुलर प्लान में अगर सपोज एक्सपेंस रेशियो उससे ज़्यादा ही होगा तो 2% मान लेते हैं, तो उसका नेट रिटर्न हो जाएगा 10%। तो अब इस 1% का क्या इम्पैक्ट है ये मैं आपको 15 साल में बताता हूँ। आपका रिटर्न जो बनता है डायरेक्ट प्लान से वो 43.7 लाख का बनता है अगर आप इस SIP को फॉलो करते हो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रिटर्न रेगुलर प्लान में ये सिर्फ 40 लाख बनता है, यानी 3.6 लाख का डिफरेंस है। जबकि फंड्स अगर सेम होगा, परफॉर्मेंस सेम होगी, तब जाकर के इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सिंपल रूल है फ्रेंड्स, अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए तो ऑलवेज प्रेफर डायरेक्ट प्लान्स। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही होता है। ETF को आप म्यूचुअल फंड की तरह बाय नहीं कर सकते। ETF को आप स्टॉक मार्केट पर शेयर्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हो। ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ये एक तरह का पैसिव फंड्स होते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम होता है। रियल टाइम पर प्राइस पर आप ट्रेड होता रहता है, जिसे देखकर आप रियल टाइम में इसको ट्रेड कर सकते हो। जबकि म्यूचुअल फंड्स में जो है वो डे एंड की NAV आपको मिलती है। इसके यूनिट जो है शेयर्स की तरह ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं T+1 सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग। तो ETF में आप इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स में। अब एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है, सेंसेक्स ETF है, बैंकिंग ETF है, गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, बहुत तरह के ETFs मार्केट में अवेलेबल है। अब ETFs का पॉपुलैरिटी इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ये बहुत आसान है खरीदे बेचने में, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है क्योंकि ये मार्केट को ही ट्रैक करता है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी है। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स लिया जाए या ETF लिया जाए, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, बट डिफरेंस इनमें काफ़ी क्लियर है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो इसको ख़रीदने के लिए आपको डीमैट की ज़रूरत नहीं है, ये बैंक ऐप से भी आप बाय कर सकते हो। ये एक फ़ायदा है म्यूचुअल फंड्स का। बट आजकल डीमैट इतना पॉपुलर है, हैसल फ्री है इसको यूज़ करना, इतना ट्रांसपेरेंट है कि आजकल ETF को भी यूज़ करना काफ़ी आसान हो गया है। प्राइस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में डे एंड की NAV मिलती है, बट ETF में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है इंट्राडे में भी, तो इसमें रियल टाइम मार्केट प्राइस आपको मिलता है। SIP दोनों में ही हो सकती है। एक्सपेंस रेशियो ETF का कम होता है, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स में कोई इशू नहीं है। ETF में कुछ ETFs में लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। लिक्विडिटी का इशू का मतलब खरीदने बेचने में जो प्राइस है, लिक्विडिटी की वजह से उसमें वेरिएशन आ सकता है, ट्रैकिंग एरर्स आ सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में एक्टिव एंड पैसिव बहुत तरह का मैनेजमेंट है, बट ETFs में पैसिव तरह का फंड है। ये बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, बट एक बार अगर आप समझ जाओ और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ, लेकिन अगर आपका पैसिव म्यूचुअल फंड यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से ETF ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा, तो अब बात करते हैं कि आप खरीद कैसे सकते हो ETFs को या म्यूचुअल फंड्स को। उसके लिए मैं आपको हमेशा मैं ग्रो ऐप में जाता हूँ, क्योंकि मैं एक ही ऐप के थ्रू जब आपको बताऊँगा तो आपको को रिलेट करने में आसानी होगी। अब इसके लिए हम ग्रो ऐप में आ चुके हैं। इसमें सपोज़ हमको गोल्ड ETF बाय करना है, तो अपने को क्लिक करना है, यहाँ पे गोल्ड ETF लिखना है, यहाँ पे ETF क्लिक कर देना है। जैसे मैं गोल्ड ETF में बात करूँ तो ग्रो गोल्ड ETF मैंने एक ओपन कर लिया, और एक मैं टाटा डिजिटल। अब मैंने यहाँ पे 3 गोल्ड ETFs को ओपन कर लिया है, एक निपॉन इंडिया का, एक ग्रो गोल्ड ETF एंड एक टाटा म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें आप 12 रुपये देख रहे हो, ये 12 रुपये का है, ये 123 रुपये का है, ये 104 रुपये का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रो का ETF महंगा है और टाटा का ETF सस्ता है। इसका मतलब प्योरली सिर्फ इतना है कि अगर आप 10,000 का ये ETF बाय करोगे, चाहे ये ETF बाय करोगे, चाहे ये ETF बाय करोगे, अगर गोल्ड की ट्रू वैल्यू में 10% का राइज़ होगा तो यहाँ पर भी 10% का राइज़ होना चाहिए। तो आप इसके प्राइस के बेसिस पे यहाँ बाय सेल मत करो, बल्कि इसके जो अदर फीचर्स हैं उसके बेसिस पे हमको इसे ख़रीदना या बेचना है। मतलब क्या हुआ, अदर फीचर्स क्या हैं? अदर फीचर्स में अगर देखो तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। 0.8% का मतलब हुआ अगर आप 1 लाख की ETF बाय करोगे 1 साल के लिए, अगर आपने उसको होल्ड किया
तो उसमें से 0.8% उनकी फ़ीस उनको देना पड़ेगा, यानी 800 रुपये 1 लाख पर। वो चाहे आपको फ़ायदा हो नुकसान हो ये नहीं है, 800 रुपये उसको रखने की फ़ीस है। यहीं अगर ग्रो की बात करें तो ये 0.51 है, यानी ये 510 रुपये है। और अगर आप टाटा गोल्ड ETF की बात करोगे तो ये 0.4 है, यानी 400 रुपये है। बट सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही एक टर्म नहीं है। ये 2000 करोड़ का फ़ंड मैनेज करते हैं, ये 233 करोड़ का ही फ़ंड मैनेज करते हैं, और निपॉन इंडिया 32,000 करोड़ का फ़ंड मैनेज करता है। तो यानी इसमें लिक्विडिटी अच्छी है। तो हमको अच्छे लिक्विड फंड्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ क्राइसिस हमें ख़रीदने और बेचने में इशू नहीं आना चाहिए, हमारे ऑर्डर्स जल्दी मैच होने चाहिए। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अपने फ़ंड सिलेक्शन को कर सकते हो कि आपको कौन सा ETF बाय करना है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक कंपेयर कर दिया कि आप क्या चीज़ें देख सकते हो ETF बाय करते समय। अब यहाँ सिमिलर ETF का कंपैरिजन भी दिया हुआ है। जो AMC's गोल्ड फंड्स ऑफर कर रही है उनका क्या क्या एक्सपेंस रेशियो चल रहा है मार्केट में। ये धीरे धीरे अपडेट भी होता रहता है, मंथली बाय मंथली या एक क्वार्टर में, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। तो आप प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। तो सबसे चीपर फंड इसमें हम अपने को UTI गोल्ड दिख रहा है, और सबसे एक्सपेंसिव इसमें दिख रहा है SBI गोल्ड। अगर वो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करो तो ये सबसे ज़्यादा जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो HDFC कर रहे हैं 16,000 करोड़ के आसपास, आफ्टर निपॉन इंडिया जो कि 32,000 करोड़ का इस फंड में मैनेज कर रहा है। तो ये सब ETFs की बात हो गई कि ETFs में क्या चीज़ें हमको देखनी है, कैसे बाय सेल करना है। अब बाय सेल करने के लिए सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, यानी एक दिन से ज़्यादा के लिए अगर आपको बाय करना है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करोगे। अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो 3:30 बजे आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी सेल हो जाएगी जो भी ETFs होगी उस समय का जो भी प्राइस होगा। तो इसमें हमको सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है। अभी जैसे अगर ये मार्केट तो ऑफ है, आज संडे है, बट अगर यहाँ लाइव ट्रेड चल रहा होता और ये 104 रुपये 62 पैसे पे चल रहा होता, और अगर आपको 104 रुपये पे चाहिए तो आप यहाँ 104 रुपये सेलेक्ट करो। अगर आपको यहाँ पे मार्केट में बाय करना है तो मार्केट क्लिक करो। मार्केट क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ करंट में जो इस प्राइस के नियरेस्ट प्राइस का सेलर होगा उसकी यूनिट्स जो है सेल हो जाएगी और आपको जो है परचेज़ हो जाएगी। अगर आपको अपना प्राइस चाहिए तो लिमिट करके, सपोज़ मुझे 101 रुपये पे आए तो मिल जाए, ऐसा करके बाय करना होगा। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स ETF बाय करने की बात। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो अब सपोज़ हमें किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो लार्ज कैप हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो कि पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस है, 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस है और 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ फंड्स एग्जांपल के लिए इन्होंने दे रखे हैं लार्ज कैप में। तो आपको सपोज़ ये पसंद आ गया कि मुझे ये फ़ंड इन्वेस्टमेंट करना है, पहले आप रिसर्च कर लो कि आपको कौन सा फ़ंड चाहिए, उसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसकी पिछली रिटर्न्स कैसी है, वो जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है उस सेक्टर में आपका कन्विक्शन है कि नहीं है। अब यहाँ पर आ गया कि ICICI प्रूडेंशियल में आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपको SIP अमाउंट सपोज़ 5,000 रुपये पर महीने की डालनी है, या आपको 2,000 रुपये की डालनी है, तो आप 2,000 सेलेक्ट कर लोगे। SIP आपको कब डिडक्ट करवानी है, सपोज़ 15 तारीख को आपको डिडक्ट करनी है एवरी SIP, तो आप 15 करोगे। अब अभी जब मैं स्टार्ट SIP क्लिक कर दूँगा तो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे और आपकी बैंक डिटेल्स अगर अपडेटेड है तो फिर वो SIP ऑटो पे से स्टार्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे मेरे स्टार्ट करने का है और एक OTP आएगी और स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए कि आप अगर को ख़रीदना है म्यूचुअल फंड्स या ETFs को बाय करना है तो डीमैट में इसको बाय करना कितना ही आसान है। इसके लिए बस आपका डीमैट अकाउंट खुला होना चाहिए, तो विद इन सेकेंड्स आपके डीमैट अकाउंट में ये एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, इतना सिंपल है। अब आपको म्यूचुअल फंड्स ऐड करने के दूसरे भी तरीके हैं, जैसे आप किसी AMC की वेबसाइट पे भी जा करके वहाँ से भी म्यूचुअल फंड्स ऐड कर सकते हो, या आपके बैंकिंग ऐप्स में भी ऑप्शंस होता है म्यूचुअल फंड्स ऐड करने का, वहाँ से भी आप ऐड्स कर सकते हो। अब फ्रेंड मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको गोल्डन चेकलिस्ट दे रहा हूँ जिससे आप कभी गलत फंड चूज़ नहीं करोगे। स्टार्ट विथ 20% स्टॉक्स, यानी 20% स्टॉक से आप स्टार्ट करो और बाकी 80% जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको 80% तब तक म्यूचुअल फंड में रखना है जब तक कि आपका स्टॉक्स का परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ना होने लगे। अगर आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ही स्टॉक्स में आगे बढ़ो, अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड्स में ही इनिशियली इन्वेस्ट करो। तो अगर आप पैसिव फंड्स में यूज़ करना चाहते हो तो आप
ETF को ही यूज़ करो, क्योंकि ETF में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट म्यूचुअल फंड बिगनर गाइड। अगर आपने पूरा वीडियो सुना है, आई प्रॉमिस म्यूचुअल फंड सब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं रहा है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर इन्वेस्टमेंट के किसी पार्टिकुलर टॉपिक के आपको वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।